पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन रमेश गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुमित के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुमित बहुत मनुहार के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु माँ ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है। सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए रमेश बम्बई आ ही गए हैं। सुमित एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही रमेश ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुमित बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी। बाबूजी, आप चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए रमेश जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे रमेश चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुमित ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूं। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुमित ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यही ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे सुमित ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोल कर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। रमेश ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। रमेश ने पलटकर सुमित की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहाँ अकेला छोड़ सरपट नीचे जा चुका था। रमेश उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुमित की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुमित रमेश के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी वहाँ नहीं था। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर रमेश टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, पिता
जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। दूसरा, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा ज़मानत बनेगी। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।